हाँ, वो तभी तो 2,70,000 फोर्स को। वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ संजीव जी कि एक पुलिसकर्मी जो है वो रास्ते पे खड़े हैं और वो जो वोट मतदान करने के लिए जो मतदाता जा रहे हैं उनको धीरे से कहते हुए जा वो मतलब सुनाई दे रहा है कि वो कह रहे हैं कि ममता दीदी को वोट करो, दीदी को वोट करो। तो ये इस प्रकार से अगर पुलिसकर्मी इस प्रकार से वहां पर मदद करने के लिए उतारू है, तब फिर अगर चुनाव आयोग केंद्रीय कर्मचारी के जरिए अगर मतगणना कराएगी तो इसमें क्या गलती है? देखिए, ये चुनाव आयोग की, देखिए किसी भी संवैधानिक संस्था की दो तरह की शक्तियां होती हैं। एक तो वो प्रैक्टिस करती है बिल्कुल उस हिसाब से जैसा उसको जरूरत लगती है, उसको डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं, विवेकाधीन शक्तियां। और लोग जान लें कि एक डीसी को भी, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी विवेकाधीन शक्ति है, एक दरोगा तक को विवेकाधीन शक्ति है, और उसका कोई डिफाइन क्राइटेरिया नहीं है। जो विवेकाधीन शक्तियां प्रेसिडेंट से लेकर दरोगा तक को, तो कुछ विवेकाधीन शक्तियां जो है चुनाव आयोग को भी है। अच्छा, अब ये तो नहीं कह रहे चुनाव आयोग की टीएमसी के एजेंट पे ही रह गया। वहां 10 बजे तक हल्ला करते थे अपने दीदी मीडिया में, फिर वहां टीएमसी के गुंडे, ये जितने टीएमसी के गुंडों को फिर से नई ताकत देने की कोशिश की जा रही, ताकि वो जो सुस्त बैठ गए हैं उनमें फिर उनको एनर्जी, हाँ, उनको मैसेज दिया जाए। आप बताइए, 24 घंटे पहले वो वीडियो मैसेज ममता बनर्जी जारी कर सकती थी, लेकिन वो जारी नहीं किया। इलेक्शन के बाद वो क्यों जारी कर रही है? क्योंकि टीएमसी के जो पाले हुए लोग हैं वो सब अपने दड़बे में घुस गए हैं। उनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो पारामिलिट्री फोर्सेस को का सामना कर सके। दूसरी बात, बंगाल पुलिस का भी रवैया बदल गया, क्योंकि बंगाल पुलिस को रेगुलेट अभी चुनाव आयोग कर रही है। अब सवाल ये है कि अगर टीएमसी का एजेंट वहां पर है, अगर कोई दिक्कत है काउंटिंग में, तो वो बोले, क्योंकि पहले चरण से दूसरे चरण में तभी मामला जाएगा काउंटिंग में जबकि उस पर सारे एजेंट का सिग्नेचर हो जाएगा। और पहले बताऊं आपको, आरएसएस के लोग या बीजेपी के लोग बेचारे जो वर्कर होते थे उनको भगा देते थे टीएमसी के गुंडे। तो वो आखिरी दांव है अब ममता बनर्जी का, आखिरी दांव। और आप देखिए, इस बात के लिए चुनाव आयोग की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने बहुत प्लान करके रिसर्च वो किया है। आप देखिए, जो हाईकोर्ट में जो दलील दे रहे थे टीएमसी के वकील साहब, वो कह रहे थे कि ये पहले से हमें क्यों नहीं बताते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। अब सोचिए, वो कहते हैं कि पहले से क्यों नहीं बताते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। आपको अगर बताए तो फिर स्टेप क्या होगा? बिल्कुल, ये चुनाव आयोग की स्ट्रेटजी है। चुनाव आयोग की स्ट्रेटजी, अगर एसआईआर विफल होता तो क्या 93% वोटिंग होती। जो साउथ बंगाल के शहरी इलाके हैं प्रवीण जी, उसमें पिछले बार 65% मतदान है। और उसमें अगर छापा वोटर्स को आप हटा दें, यानी छापा यानी जो मर गए, एबीएसडी, डेथ, एब्सकॉन्डिंग और वो माइग्रेटेड, इस तरह के जो है, उसको भी अगर आप जोड़ ले रहे हैं या उसको आप हटा देंगे तो 55% वोटिंग है। और एक्चुअल में 10% तो छापा वोट है। और उस 55% में तो 5%, 6% लोगों का तो टीएमसी के क्लब वाले लोग तो वही ले लेते थे, वोटर पहचान पत्र ले लेते थे और वही जाके वोट डालते थे। चलिए, आप सोचिए, हम अपने दूसरे सेगमेंट पर आते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण ये है कि बंगाल में बीजेपी की जीत का, यहां पर तो लोग बीजेपी वाले खुशी मनाएंगे, लेकिन मातम हो रहा है बांग्लादेश में। वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। वहां पर संसद में इस बात की चर्चा हो रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीत जाती है तो वो जो शरणार्थी लौटेंगे या उनको भगाया जाएगा भारत से, वो वहां पर एक सैलाब ला देगा। क्या लगता है आपको कि ये सब अब होने जा रहा है और ये अब बिल्कुल सत्ता परिवर्तित हो जाएगा? क्योंकि ये अब सूचना सिर्फ भारत तक में नहीं है, ये सूचना विदेश भी है, में भी चली गई है कि बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर है। उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हम अपने दर्शकों को वो वीडियो दिखा देते हैं कि उस वीडियो में आखिर अख्तर हुसैन क्या कह रहे हैं। আঞ্চলিক একটা অবস্থায় পৃথিবীর এমন একটা স্থানে আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। এই বাংলাদেশে
শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে মাননীয় স্পিকার। বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে, আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই মাননীয় স্পিকার। এই কারণে আমরা এই বাংলাদেশের যারা মানুষেরা আছি আমাদেরকে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা সেই 71-এ 24-এ প্রত্যেকটা সময় জাতিগতভাবে আমরা যেমন একত্রিত হতে পেরেছিলাম, তেমনি ভাবে এই বাংলাদেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের উপরে, বাংলাদেশের জনগণের উপরে যদি কোনো ধরনের পরাধীনতা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় সেই সময়টা তো আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থেকে বাংলাদেশের জন্য কাজ করতে হবে মাননীয় স্পিকার। तो आपने सुना कि ये किस प्रकार से कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो बांग्लादेश में सैलाब आ जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? नहीं, बीज को पता होता है कि उसके पौधे कहाँ हैं और कौन कौन से उसमें फल लगने या विषफल लगने। बिल्कुल। तो ये जो बीज जो 71 में हमने झेला, ये सारे बीज जो है रक्त बीज बन गए और अब ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। क्योंकि देखिए, मुझे लगता है सबने देखा है, पूरे देश की जनता ने देखा है, और वो मीडिया समूह भी जो मूलतः बीजेपी का विरोध करते हैं, उन्होंने भी हाकिमपुरा बॉर्डर पर जाके कवर किया है। और हाकिमपुरा बॉर्डर और अन्य जो भी बॉर्डर है वो सबसे हजारों प्रवासी तो सबने जाते देखा। गांव के गांव खाली हो गए, बैंक अकाउंट खाली हो गए बॉर्डर इलाके के, बैंक्स खाली हो गए, पैसे ले लेकर भागे लोग। और जो भाग रहे थे वो खुद कह रहे थे कि उसने 3 बार वोट दिया, उसके बाप ने 3 बार वोट दिया। और सबसे बड़ी बात है, उन सबको बांग्लादेश स्वीकार कर रहा था कि ये हमारे नागरिक हैं, इनको जाने, जबकि यूनिस की सरकार थी। आप सोचिए, तो एसआईआर ने क्या किया, सांप के बिल में पेट्रोल डाल दिया। हम ये नहीं कह रहे कि समस्या का पूरी तरह से समाधान हो गया, आंशिक समाधान जरूर हुआ, आंशिक समाधान हुआ, लेकिन उत्खात करने के लिए, बिल्कुल जड़ से हटाने के लिए आप करेंगे तो मुझे लग रहा है अभी भी 50 से 60 लाख बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में हैं। हो सकता है वोटर लिस्ट से कट गया हो, लेकिन किसी न किसी रूप में रह रहे हैं। और एक पूरा नेटवर्क है कि बांग्लादेश से कोई चलता है वो बॉर्डर पास करता है, और बॉर्डर पास अगर करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, क्योंकि बॉर्डर की जिम्मेदारी तो एसएसबी उठाती है या बीएसएफ उठाती है।